प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज हमजा शहबाज शरीफ साहब की हार्डशिप की बुनियाद पर रिहाई अमल में आई है और इसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि आज वो सुरखरू हो गए हैं और साबित हुआ है कि उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। हालांकि उनके वकील ने अदालत में खड़े होकर ये कहा था कि ये हार्डशिप की बुनियाद पर हम कर रहे हैं और हम बरियत नहीं मांग रहे, हम ज़मानत मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी आज हमजा साहब ने रिहाई के बाद ये दावा किया कि वो सुरखरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने आज बड़ी एक सियासी चाल खेली है और एक दिलचस्प भी है एक लिहाज से कि उन्होंने एमक्यूएम को ये ऑफ़र की है कि हम आपके 2 सेनेटर्स को सपोर्ट करेंगे, आप मरकज़ में हमारे 1 सेनेटर को सपोर्ट करें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बदले में वो अपने 2 उम्मीदवार दस्तबरदार कराने के लिए तैयार हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की इस पेशकश पर गौर करेगी? कबूल करना तो बात की बात है, लेकिन क्या गौर भी करेगी? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिलावल साहब ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs और मेंबर्स उनसे राब्ते में हैं और ऐसा ही कुछ दावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी किया है। वो कहती हैं कि PTI के जो मेंबर्स हैं वो उन्हें वोट नहीं करेंगे और उन्हें वोट करना भी नहीं चाहिए, वो हमें वोट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाता हूँ। मकबूल जान साहब तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ प्रोग्राम में और ये साहब खुशामदीद। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा कंवर नवीद जमील साहब से, एमक्यूएम के रहनुमा हैं। कंवर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज पीपल्स पार्टी जो पेशकश आपके लिए लेकर आई है, आप उस पर गौर करेंगे क्या? देखिए, हमारे अपनी जो 2 सीटें हैं वो वैसे ही आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि एक जनरल सीट है जो कि सिर्फ हमारे वोट पर आ जाएगी और दूसरी 2 सीटें एक टेक्नोक्रेट की और एक लेडीज की सीटों में से हमारी PTI से यह अंडरस्टैंडिंग है कि लेडीज की सीट के लिए वो लोग हमें अपने वोट देंगे और PTI और GDA, और हम टेक्नोक्रेट की सीट के लिए अपने वोट इनको देंगे। तो इस तरह से हमारे 2 सेनेटर वैसे ही आ जाएंगे। अब ये कि सियासत में जिस तरह हर तरफ करप्शन ने पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, पूरी रियासत का, पूरी ममलिकत का, इसी तरह सियासत का भी सत्यानाश कर दिया गया है कि हर तरफ यही खौफ है कि MPAs पैसे ले लेंगे, बिक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये तमाम खर्चात हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हम इस बात में कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो है। तो आप क्या ये मामला गौर किए बगैर ही रद्द कर रहे हैं फिर, या राब्ता कमेटी में ज़ेर रिकॉर्ड लाएंगे इसे? देखिए, राब्ता कर चुके, अब ये आज होकर गए हैं, तो उसके बाद एक आध दिन में राब्ता कमेटी में डिस्कशन होगा। लेकिन अभी तक तो ये जो हमारा जो आज तक का तयशुदा प्रोग्राम है वो यही है कि एक लेडीज की सीट के ऊपर हमें PTI और GDA सपोर्ट कर रही है और टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर हम PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से 2 सीटें हमारी आ रही हैं और हम बहरहाल PTI के साथ फेडरल गवर्नमेंट में कोलिशन में हैं। तो आज तक का उसूली फैसला हमारा यही है कि हम वहां पर PTI के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे। हफीज शेख साहब गुज़िश्ता हफ्ते ही हमारे पास आए थे। हाँ। अब यह है कि इसके ऊपर लेकिन डिस्कशन अपना जो गौर और गौश है वो तो सभी चीजों पर हो सकता है। तो इस पर जो भी राब्ता कमेटी का रिसेंटली इजलास होगा उसमें ये तमाम का वो रखी जाएगी, बातचीत। ठीक है। अच्छा कंवर साहब, पीपल्स पार्टी को ये लगता है, जिसका उन्होंने कुछ वाज़े तौर पर इजहार किया भी है और वैसे ड्राइंग ग्रुप्स में ये चमगोइयाँ उनके यहाँ चल रही हैं, वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM के लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और PTI के लोगों की, और PTI के जो मेंबरान हैं वो MQM को वोट नहीं करेंगे, इसका खदशा मौजूद है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई खदशा है कि PTI के लोग आपको वोट ना करें? नहीं, मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई वो नहीं है। जो PTI के लोग हैं वो हमें वोट करेंगे लेडीज की सीट के लिए और टेक्नोक्रेट की सीट के लिए हम PTI के लोगों को वोट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये साहब, ये जो पीपल्स पार्टी ने एक सियासी चाल चली है
कि उनकी कोशिश है कि पीडीएम के पास नेशनल असेंबली में 160 वोट हैं, 7 वो एमक्यूएम के ले ले, 167 हो जाएंगे, 3-4 लोगों के ज़मीर जगाएगी और वो करीब करीब पहुंच सकती है जीत के। आप क्या समझते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन उनके लिए, कि 2 सीटें उनके लिए सिंध की मैटर नहीं कर रही, लेकिन वो चेयरमैन सेनेट अपना हर हाल में लाना चाहते हैं? देखें, जरदारी साहब इस तरह की चाल चलने के माहिर हैं और चलते रहते हैं। मेरी बड़ी तकलीफ से बात पता है क्या हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर हम बिकने और ख़रीदने के बयानात को डिस्कस कर रहे हैं कि फ़लाँ पार्टी का बंदा हमारी तरफ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? किसी न किसी तरह बिकेगा तो सही ना, दुकान तो सजेगी। दूसरी पार्टी का बंदा हमारे तरफ, हम इसको एक बड़ी शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से एक पॉलिटिकल मूव्स के तौर पे पेश कर रहे हैं। वो पार्टियां जो आज से कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा साइन करती थी एक मिसाक जमहूरियत की, यहाँ बिकाऊ नहीं होना चाहिए पूरा, अगरचे कि उसके ऊपर हज़ार इख्तलाफ जो भी किया जा सके, लेकिन ये कि वो बंदे बिक के हमारी तरफ आ जाएंगे और उनको ज़मीर कहा जाए और सारा कुछ कहा जाए, खैर ये बात तो है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का कोई चांस मौजूद है पंजाब के अंदर एक क्लीन किस्म की सूरत हाल के आने के बाद। यानी पंजाब में अगर ये सारे मिल मिला के एक सेनेट को बिला मुकाबला ला सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई दरार पड़ने वाली बात नहीं है। जो ईंटें जहाँ हैं वहीं रहेंगी, किसी तरफ जाने वाली नहीं है। बस वो जरदारी साहब एक जैसे कहते हैं हवा क्रिएट करते हैं। चलें, बिल्कुल मैं सुनवा भी देता हूँ। वैसे आज नासिर हुसैन शाह साहब ने क्या ऑफर किया उनको ज़रा सुन भी लीजिए, फिर मैं इरशाद साहब के सामने सवाल रखता हूँ। सेनेट के जो वोट हैं उसमें हम मिलकर इलेक्शन लड़ें और उसमें जो इनकी 2 नशिस्तें हैं, एक जनरल की और एक जो लेडीज़ की है, उसमें हम इन्हें सपोर्ट करें और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको ये सपोर्ट करें यहाँ भी, और फिर वफाक में जो गिलानी साहब हैं वहाँ भी हमें सपोर्ट चाहिए। शाह साहब, आपके ख्याल में एमक्यूएम की 2 सीटें वो कह रहे हैं वैसे भी आ रही हैं, लेकिन ये होने से एमक्यूएम के पास ये इंश्योर हो जाएंगी 2 सीटें अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला देती हैं? आपके ख्याल में वो हाथ मिलाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सूरत हाल है वहाँ की जो गिनती है उसके मुताबिक तो 2 सीटें मिल रही हैं। या तो पीपल्स पार्टी कहे कि जी 2 अपनी सीटें हम पेश कर रहे हैं, आपको हम अपनी 2 सीटें देते हैं, पेश करते हैं, आपके 2 के बजाय 4 कैंडिडेट हम कामयाब कराते हैं और हमें आप दे दें। वैसे तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि 7 आपके एमएनएज हैं और आपको जो है वो सीटें मिल रही है। खैर वो असल में जो जरदारी साहब टेस्टर लगा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, तासुर बनाया जा रहा है और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये वो सारी जमातें ये जतन कर रही हैं जो सिविल बालादस्ती की अलमबरदार हैं, जो सियासत में करप्शन का ख़ात्मा चाहती हैं, जो सियासत को साफ़ सुथरा रखना चाहती हैं, मुदाखलत से पाक रखना चाहती हैं, ये सारे काम वही कर रही हैं। पंजाब पर इल्ज़ाम तराशी होती है कौम परस्तों की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून भी उसमें शामिल हो गई है। साफ़ सुथरे यानी जो मामलात हुए हैं वो सिर्फ पंजाब में हुए हैं, बाकी हर जगह पे खा बलूचिस्तान हो, खा सिंध हो, खा KPK हो, वही लेन देन हो रहा है। भाई अजीब बात है कि आप लेन देन आप कर रहे हैं, इल्ज़ाम आप पंजाब पर लगाते हैं। ये तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वैसे सर, एक सियासी डील हो रही है इसमें लेन देन। नहीं, अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो फिर तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का कोई नहीं है। अगर PDM MQM जाना चाहती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो कोशिश यहाँ हुई पहले और जो सिंध में हो रही है वो तो ये हो रही है कि जो नशिस्तें PTI की हैं वो तोड़ी जाएं जी, और लालच दे के इत्तेहाद तोड़ा जाए और हुकूमत को नाकाम किया जाए। तो बिलावल साहब ने तो आज कहा कि लोग हमसे राब्ते में हैं, अगर राब्ते में है तो फिर पेशकशें किस चीज़ की हो रही हैं? ये सिर्फ तासुर बनाया जा रहा है। देखें, सबसे ज़्यादा अगर लोग तंग थे, जो शोर मचा रहे थे, वो पंजाब में थे, जो खुल कर आए थे। वो खुरम लिगारी हूँ, ख़ास दाऊद सुलेमानी हूँ और बाकी सारे लोग जो हैं वो कहाँ हैं? वहाँ तो पुरअमन तरीके से हो गया, बगैर इलेक्शन के बिला मुकाबला हो गए हैं जी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई दराड़ है। एक तो हुकूमती इत्तेहाद में नंबर 1, दूसरा ये है कि कोई ख़रीद फ़रोख्त हो पाएगी, ठीक, और तीसरा ये है कि अब जो मसला बन रहा है अपोजिशन के लिए कि अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं और जो जिसका हिस्सा
बकदरे जुस्सा बनता है, वो ले जाता है, तो फिर पीडीएम के पास अगला एजेंडा क्या होगा? सही। अब उनको सिवाय इसके कि वो धरने में जाएं और लॉन्ग मार्च में जाएं, वो एक इतना बड़ा इम्तिहान है, इतना बड़ा चैलेंज है जिसको सामना करना पीडीएम के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान पिछले साल एक्सपोज हुए थे, पिछले साल, इसी तरह की सूरत हाल पीडीएम को होगी। तो अब ये एक फ़ज़ा बनाई जा रही है। वैसे तो खैर अभी हम ये एज्यूम करके सारी डिस्कशन कर रहे हैं और जो मुलाकातें हो रही हैं वो भी ये एज्यूम करके हो रही हैं कि जो बैलेटिंग है वो खुफिया रायशुमारी के जरिए हो रही है, लेकिन अभी 9 बजे पीर को फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पता चलेगा कि ये खुफिया रायशुमारी हो रही है या ओपन बैलेटिंग के जरिए हो रही है। तो अगर ओपन बैलेटिंग के जरिए हो रही है तो फिर शायद सिनेरियो कुछ मुख्तलिफ होगा। ये डिस्कशन का दोनों सूरतों में मुझे चौंका देने वाले नतीजे नजर नहीं आते। ओपन हो या सीक्रेट हो, दोनों सूरतों में मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। ठीक है, सही है। नज़ीर गारी साहब, क्या आसिफ जरदारी साहब चौंका देने वाला कोई नतीजा जाहिर कर सकते हैं? देखिए, चौंकाने या ना चौंकाने की बात नहीं है, यहाँ पर तो नंबर का है। अगर पंजाब में जो कुछ हुआ है वो लेन देन के बगैर ही हुआ, ये तो बहरहाल एक सवाल है, एक बात है कि क्या वहाँ लेन देन नहीं हुआ और बिला मुकाबला मामला हो गया है, तो ये एक एजम्पशन है। इसी तरह के और एजम्पशंस भी हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा लेन देन हुआ है जिस पर जाकर ये सूरत हाल बनी है। उसका अंजाम में पीडीएम क्या क्या बनता है हमें नहीं मालूम है। लेकिन ये जो कराची की हद तक है, हमारे कंवर नवीद जमील साहब मौजूद हैं जी नवीद जमील साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत मेहरबान हैं। ये इनका मामला ये है कि इनका राइवल जिसने इनका मैंडेट वो लिया है, पीपल्स पार्टी ने, आज तक ये नहीं हुआ है कि इनके सीटों पर जाकर कोई अपने उम्मीदवार कामयाब कराए हों। ये कभी नहीं हुआ है। कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में पिछली जो 30-35 साल की तारीख है, इन्होंने अपनी सीट अगर खुद छोड़ दी है तो ये अलग बात है, और इन्होंने ऐसा किया है कई दफ़ा। इन्होंने बाइकाट कर लिया सूबाई असम्बली का, तो सूबाई असम्बली में 500-500 लोग वोट लेकर भी लोग आ गए और उसमें कुछ और लोग भी आ गए, इस तरह से हुआ है। लेकिन अगर पहली बार ऐसा हुआ है कि एमक्यूएम की 14 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो पीटीआई ने ली हैं, और 22 से ज़्यादा सीटें सूबाई असम्बली की वो भी पीटीआई ने ली हैं। और अगर ये पीटीआई के साथ डील करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि कराची का वोटर कल जब ये इलेक्शन हो रहेंगे बल्दियाती, तो फिर एमक्यूएम की कंसिडरेशन वो अपने पास रखेंगे। अगर एमक्यूएम को शहर की लीडरशिप को रिटेन करना है और वापस आना है मेयर या डिप्टी मेयर के लिए, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, और या नहीं मेयर और डिप्टी मेयर की सीटें लेनी है, तो फिर इनको एक और सूरत हाल का सामना होगा। मैं अब कुछ भी नहीं कहता हूँ इस सारी सूरत हाल, मुझे नहीं मालूम है कि कल क्या फैसला होता है, लेकिन अब तक जो कुछ लूज किया है एमक्यूएम ने वो बिकॉज ऑफ पीटीआई किया है। पहली बात यह है, यानी आप ये कह रहे हैं, मैं जो समझ पाया हूं मेरे गारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें दोबारा अपनी सियासत में सिंध में रहना है और वहां पे मेयर डिप्टी मेयर के लिए कंटेस्ट करना है या अपना कोई चांस बनाना है, तो उनको पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो एमक्यूएम पीटीआई के साथ क्लोज, एक तो वो साथ रही है, उसकी हुकूमत के साथ रही है, ये इनके ऊपर उस हुकूमत का वजन होगा। इस हुकूमत की नाकामियां जो हैं वो बड़ी हैं और सबको पता है कि क्या नाकामियां हैं, इनको शेयर करना होगा। और दूसरी बात यह है कि इनका मैंडेट जो है वो ज्यादा तो पीटीआई के पास है, चला गया है, और क्या वो इस मैंडेट से दस्तबरदार होकर पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट क्या सर? आगे उनका कुछ और प्लान है? जी नहीं, मैं इस पर नहीं, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं कि पीटीआई के साथ उनका एडजस्टमेंट मुस्तकबिल की कुर्बानियों पर क्या वो शहर की क़यादत से और शहर की लीडरशिप से दस्तबरदार हो रहे हैं। कह रहे हैं ना आपके पीटीआई के साथ उन्हें कोई डील पर नहीं जाना चाहिए, यानी एमक्यूएम को पीटीआई को वोट नहीं करना चाहिए या उनके साथ इत्तेहाद में नहीं रहना चाहिए सेनेट इलेक्शन के हवाले से। मैंने अपनी राय बिल्कुल नहीं दी है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि उनके वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कि कराची में इन्हें, लेकिन आप उन्हें तजवीज़ कर रहे हैं कि अगर आपने अपना मुस्तकबिल रोशन बनाना है तो पीटीआई से जरा बच के रहें। ये इनको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सही है, जाएंगे उस तरफ को। सही है, तो फिर मरकज में फिर बहुत बड़ी जरदारी साहब की ख्वाहिशात पूरी मरकज में होती हुई नजर आएंगी। एनीवे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेट इलेक्शंस पे हम बात कर रहे थे और कराची में आज जो डेवलपमेंट तो नहीं कहना चाहिए, एक एक्टिविटी कहना चाहिए शायद, कि पीपल्स पार्टी ने जो ऑफर की उस पर बात कर रहे थे। मुझे मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया। अब सेनेट इलेक्शंस पे वापस आता हूँ कुछ देर में। थोड़ी देर के लिए मैं आपको ज़ुबान का जायका तब्दील करने के लिए ज़रा लाहौर लिए चलता हूँ, जहाँ पर आज हमजा शहबाज शरीफ की हार्डशिप की बुनियाद पर रिहाई हुई है। रिहाई के बाद उन्होंने जो तकरीर की उसका एक छोटा सा टुकड़ा आप सुन लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन फ्रेज करता हूँ, ज़रा देखिए। आज पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक भाई की कोई नहीं कर सका। अच्छा, ये तकरीर का ये टुकड़ा सुन के लगता है कि जैसे वो बरी होकर आए हैं, लेकिन औरिया साहब, मैं आपको कमरा अदालत में जब अमजद परवेज साहब खड़े हुए थे और साथ आजम तारड़ साहब खड़े हुए थे, तो एक दलील जो अमजद परवेज साहब ने दी, उन्होंने कहा कि जनाब मैं हार्डशिप की बुनियाद पर यह केस लड़ रहा हूं, मैं मेरिट की बात ही नहीं करूंगा। और आजम तारड़ साहब ने कहा कि जनाब मैं कोई बरियत तो नहीं मांग रहा, मैं तो जमानत मांग रहा हूं, 2 साल हो गए उनको, तो जमानत दे दें कि ताउन हम करते रहेंगे। और यहां पर वो कह रहे हैं कि आज हम सुरखरू हो गए, एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई हमारे खिलाफ। देखिए, पाकिस्तान में यही तो मामला है कि जिस वक्त आपकी ज़मानत हो जाए तो आप यूँ समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में अब आपकी बरियत हो गई है और आप उस केस से फारग हो गए हैं, और यही बहुत बड़ा जुल्म है। मैं इस मसले में नैब के मामले में थोड़ा सा समझता हूँ कि नैब को इनको पूरे केस के दौरान गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती करते हैं। उसकी वजह है कि ये वो लोग हैं कि जो किसी तौर पर ना भाग सकते हैं, ना इधर उधर जा सकते, उनका रास्ता रोक लें, पाकिस्तान में रखें, ECL में नाम डाल दें और इनको बुलाते रहें, आते रहें। आप कभी उस स्नैप की कार्रवाई देखें ना कभी जाके, तो आप उसको देखेंगे इतना स्लो पेस पे चल रही है कि शायद क़यामत तक कहीं जाके वो केस मुकम्मल होंगे। 110 नैब के गवाह हैं, 8वें की जिरा हो रही है। 8वें की जिरा हो रही है। और ये अच्छा, ये इनका नहीं है, शरीफ खानदान का एक पूरे का पूरा प्रोसेस ही यही है कि वो इस केस को लंबा इस तरह लेके जाते हैं, इतना लेके जाते हैं, फिर आखिर में जाके उसको ठीक करते हैं। एक बहुत मशहूर इनकम टैक्स का उनका केस है कि जो कि किसी ज़माने में मियाँ शरीफ का चला आ रहा था, और उसी के अंदर इसी तरह करते 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 फिर ये बाहर चले गए, और बाहर से जब वापस आए तो उसको लिमिटेशन एक्ट के तहत उसको करके खराब कर दिया। और हुदैबिया क्या है? हुदैबिया यही तो है कि आपने छोटे छोटे उसको आगे प्रोलॉन्ग किया, मेरा वकील नहीं है, मैं नहीं हूँ, वो बीमार है, ये है, वो है, और आखिर में हुदैबिया के ऊपर मोहर ये लगी कि अब चूंकि वक्त गुजर चुका है इसलिए इस केस को नहीं खोला जा सकता। दुनिया पूरी में कभी नहीं होता। तो ये असल में उनका एक खास टेक्निक है और पब्लिक के सामने उस तरह की बातें, जिस तरह की सही है। ठीक है, बरेलवी साहब कहिएगा, ये आप जमानत पर रिहा होकर आए और वो भी हार्डशिप की बुनियाद पर, मेरिट पर नहीं, और आप ये दावा करें कि मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका, केस तो भी चल रहा है, अभी शायद जितना चला है उससे आगे उतना मजीद चलेगा। मेरे ये 2 सीनियर लोग मौजूद हैं, और ये मकबूल जान और हमारे उस्ताद इरशाद आरिफ साहब। वो जो आपने कहा था ना कि ज़रा ज़बान का जायका बदलने के लिए, तो ज़बान का जायका यानी हलवा खा के मुँह मीठा हो जाता है, और आप अगर नीम का पत्ता जो है खिला दें तो कड़वा हो जाता है। तो जो कुछ रमज़ान ने कहा तो ज़बान का जायका तो है, ये नीम का पत्ता लग रहा मुझे जो कह रहे थे वो। नहीं, और ये तो खैर एक लाइटर वे में मैंने कहा जी। तो वो एक तो मैं लाइटर वे में ये कह रहा था कि ये बात, और ये मौजूद सही कह रहे हैं कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अदालतों में, और आप ये देखिए कि गरीब आदमी, ऐसे बेशुमार केसेस हैं कराची में और पाकि जेलों में कि किसी ने चोरी की होगी, किसी ने कोई होगा, 16 साल बाद रिहा हुए हैं। अभी लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में माफ़ी मांगी उस खातून से जो 12 या 14 साल तक जेल में रही, उससे कहा जी, और सिर्फ माफ़ी, इजाला भी नहीं किया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। ये हमारे बड़े सीनियर बैठे हैं कि बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि मजलूम लोग, गरीब लोग जो केस नहीं लड़ सकते हो, फिर ये जो काले कोटों वाले आ गए हैं, ये किस तरीके से आपस में मिलके, इन लोगों को तो बेचारों को इंसाफ 12-14 साल मिलता नहीं है, ट्रायल ही नहीं होता। इनके रोज़ाना के हिसाब से ट्रायल होते हैं, फिर हम हमारे कैमरे वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, उनके लिए और अच्छा होता है। और इस मीडिया ने, सॉरी टू से, इस हवाले से ये दुनिया में कहीं हुआ है कोई मुलजिम हो, केसेस हो, बाद में आके बाहर तमाम मीडिया जमा हो जाए और वो तकरीरें करे, फिर चले जाए, फिर वापस आ जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ, सॉरी टू से, और ये मकबूल जान साहब बैठे हैं कि इस तरह आप इनका केस लड़ रहे होते हैं,
तो मीडिया का जो इस वक्त मौजूदा किरदार है उस पर भी गौर करना चाहिए। हमारे इरशाद आरिफ साहब और जैसे औरिया साहब तो हमारे लिए सीनियर हैं कि 30-30 साल से इन लोगों ने सहाफत की है। क्या ऐसा हुआ है दुनिया में कभी कि हम लोग और वो देखे कितनी बहादुरी दिखा रहा है, ऐसे वो ये जिक्र कर रहे थे। तो ये जो एक हम भी उसमें इतने ही शरीक जुर्म अपने को समझते हैं कि हमने तमाम आप केसों में देख लीजिए, रोज मरियम बीबी या एहसान इकबाल या ख्वाजा साद रफी, ख्वाजा से सर मैं एक मिसाल दे देता हूँ ना, राना सनाउल्लाह साहब का केस है मनशियात का, 1.5 साल हो गए फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और इस मरतबा जो इंसदाद मनशियात की जानिब से जो ANF की जानिब से वकील पेश हुए थे वो थोड़ा सा बरहम हो गए और वो कहने लगे कि जनाब ये केस नहीं चलने दे रही है, तारीखें 3-3 महीने की तारीखें मांगते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि देखें मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका, केस लगने तो दें, फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही और आप कह रहे हैं कि जनाब मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। तो राना सनाउल्लाह का केस भी इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है। हम भी तो कैमरे लेके चले जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं तो खुद इस कैमरों के शरीक हूं, लेकिन मैं औरिया साहब के और सिराज साहब के बताऊं कि हम जो कैमरे लेके जो 14-14, 16-16 पहुंच जाते हैं और लाइव दिखा रहे होते हैं, जो इनके मुंह में आता है ये चोर कह रहे होते हैं, इस पर ये क्यों नहीं होते? अच्छा, अदालत की कार्रवाई चल रही है, नीचे ट्रिकर चल रहे हैं, जस्टिस ने ये कहा, फलां ने जवाब में ये कहा, ये दुनिया में कहां होता है? मेरे ये दोनों बताते हैं। तो इस वक्त जो सॉरी टू से ये जो इमरान खान पे जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है उसमें बदकिस्मती से हमारा मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, और आपको पता है शरीफ खानदान इस हवाले से बड़ा मजबूत है कि किस तरह मीडिया के जरिए वो ऑपरेट करता है। हाँ ठीक है इरशाद साहब, अब मामला यह है कि अगर हमजा की जमानत हो गई है तो एक रास्ता खुल गया है शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, वो भी इसी ग्राउंड पर जमानत ले सकते हैं। इसके सियासी असरात आप आने वाले दिनों में फिर क्या देखते हैं कि हमजा और शहबाज शरीफ दोनों बाहर आ जाएंगे, ऑपोजिशन लीडर बाहर हैं, तो क्या किस तरह से आप सियासत को देखेंगे आने वाले दिनों में? 2 चीज़ें तो लाजमन होंगी ना। नंबर 1 तो ये होगा कि अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून को इसका फ़ायदा होगा, वो यही नैरेटिव आगे बढ़ाएंगे कि देखें जी हमें जेल में रख के देख लिया। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे मुझे तो 2 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया लेकिन कुछ भी धैले की करप्शन साबित नहीं हुई, ये तो और बात करेंगे और लोग जो हमारे हैं वो उसको सुनेंगे भी और हम पहुंचाएंगे लोगों तक। ये बरेलवी साहब ठीक कह रहे हैं। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है, असल में जो सोचने की बात है, जो बरेलवी साहब भी रोना रो रहे हैं कि हमारा ये अदालती निज़ाम, हमारा ये कानून निज़ाम जो है ये मज़लूम के लिए है ही नहीं, ये कमज़ोर के लिए है ही नहीं, ये इंसाफ के लिए है ही नहीं। ये तो मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा, ये तो सिर्फ ताकतवर और पैसे वाला 2 लोग इसके बेनिफिशरी हैं। जिसके पास ताकत है, सफारिश की ताकत हो, बिरादरी की ताकत हो, तबके की ताकत हो, वो इससे फ़ायदा उठा सकता है, या कोई और ताकत हो, या फिर पैसा हो, आप पैसा चलाएं। अब एक आदमी खा वो बिल्कुल बेगुनाह ही क्यों ना हो, अगर उसके पास अच्छा वकील करने के पैसे ही नहीं हैं और दूसरी तरफ से एक आदमी जो है वो 1 करोड़ का वकील भी कर सकता है, तो क्या इस मुल्क में ये तवक्को की जा सकती है कि वो कभी उस मजलूम को जो बिल्कुल बेगुनाह है, गवाह यानी सारी दुनिया कह दे कि वो बेगुनाह है, लेकिन चूंकि उसके पास वकील नहीं है इसलिए वो गुनाहगार है जी। हमने ये 2 बड़े केस देखे हैं, एक तो वो कराची वाला शाहरुख जतोई वाला केस था, शाहजेब वाला केस था जी, और दूसरा ये इस्लामाबाद में जो 4 बच्चे कत्ल हुए, क्या नतीजा हुआ? बिल आखिर वो जो उनके पसमानदगान थे, रेमंड डेविस का तो एक और नोयत का था, हालांकि वो भी इसी तरह का ही है, उसमें तो एक स्टेट इन्वॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ तो स्टेट ने भी कुछ नहीं किया। वहाँ तो स्टेट की अच्छा जी हम कहते हैं कि मजबूरी होगी, हुकूमत मजबूर होगी, ये हो गया वो हो गया, फिर करोड़ों रुपए देत भी दी गई। ये इन 2 केसों में तो वो जो मजलूम ख़ानदान था इस खौफ से वो सुलह पर मजबूर हुआ कि बाकी लोग ना मरवा बैठें और वो पैसे लेके या मुफ्त में या फी सबीला जो भी है, यानी इस कदर जहाँ जुल्म का निज़ाम होगा वहाँ आप क्या तवक्को करते हैं कि किसी ताकतवर को सज़ा हो जाएगी? आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें हो जाती हैं और वो भी एक दबाव के मुकाबले में दूसरा दबाव जो होता है ना वो काम कर जाता है। लेकिन हम कहें कि जनाब वाला इंसाफ मिलेगा किसी कमज़ोर को, किसी गरीब को, ये नामुमकिन है। ये पुराने टैक्टिस हैं। 90 की दहाई में हम ये सुनते थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को फ़लाँ वकील ने कहा कि बीबी ये 5 साल तक मैं केस नहीं चलने दूंगा और 5 साल के बाद आपकी हुकूमत आ जाएगी, आप बरी हो जाएंगी। और ज़रदारी साहब के साथ भी यही हुआ है। ठीक, तो इसलिए ये हमने जब तक खेलते हैं हम कानून के साथ, अदालतों के साथ होता रहेगा जी। कह सकते हैं अच्छा हमजा शहबाज ये तो बाहर आके नहीं कहेंगे कि जी वो
मैं तो असल में पकड़ा गया था, जुर्म बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे साहब अदालतों ने रिहा कर दिया, वो यही कहेंगे मैं बेगुनाह था। जी लगारी साहब क्या कहेंगे इस ज़मन में? ज़ाहिर है हमारे सीनियर ये कह रहे हैं, हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है बेसिक खराबियां हैं उसमें। हमारा पूरे का पूरा स्टेट सिस्टम जो है हमने बारो किया था अंग्रेज़ों के जाने के बाद, उन्हीं का सिस्टम ही हमने अपने पास यूं का तूं रखा है और वो बहरहाल एक बेहतर अंदाज में चला रहे थे। कॉलोनियल हुक्मरान थे, उसके बावजूद भी कहीं आप तवक्को कर सकते थे कि अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सेव करते हुए रियाया के साथ कुछ ना कुछ रियायत करेंगे। ये तो बहुत ही अजीब किस्म के ये जो न्यू कॉलोनियल सिस्टम है हमारा, ये तो बेरहम है, ये सोचता तक नहीं है, जिसके अंदर करप्शन इतनी दराई है कि जनाब फैसले जो हैं वो करप्शन की बुनियाद पर होंगे। और ये नहीं कि स्टेट के फैसले, हर तरह के फैसले जो हैं वो उसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। यानी कानून की नाक जो है वो ऐसी होती है कि उसको मरोड़ना बहुत आसान हो जाता है कि आप कानून की नाक को मरोड़ें, उसका कान पकड़कर थोड़ा सा मरोड़ लें तो फिर आप जिस तरह की मराद चाहें हासिल कर लें। और ये प्रिविलेज लोगों के लिए है, ये आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी इस तरह के मराद हासिल नहीं कर सकता। फांसी पर चढ़ जाने के 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट बरी करती है बंदे को, और सुप्रीम कोर्ट को यह पता नहीं होता है कि वो फांसी पर अमल हो चुका है, बंदे फांसी पर चढ़ चुके हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है 2 साल के बाद अब उसके पास माफी मांगने का भी चारा नहीं होता है, उस रास्ता वो भी नहीं होता है। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा सर्विसेज का सिस्टम जो है वो ये सारा सिस्टम जो है बारो किया हुआ है। हमने इसके अंदर कोई नेशनल चीज शामिल नहीं किया है, कोई हमने अपना कौमी इनपुट इसके अंदर कोई भी नहीं है। हमें जो कुछ मिला है हम उसको चला रहे हैं और उसके अंदर जितनी खराबियां और पैदा हो सकती हैं वो करते जा रहे हैं। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं जी। ब्रेक के बाद दोबारा सेनेट इलेक्शन से बात करते हैं और मैं आपको सुनवाता हूं कि मरियम साहबा क्या दावा कर रही हैं कि पीटीआई के किस तरह से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग हैं, ये कौन सपोर्ट कर रहा है, इस पर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं आपको सबसे पहले सुनवा देता हूं सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। मरियम नवाज ये दावा कर रही हैं कि जो पीटीआई के मेंबर्स हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, ना करना चाहिए उसूलन और अखलाकन, हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए उनका दावा क्या था आज। पीटीआई के जो अरकान हैं अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं, तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। एमएनएज एमपीएज है वो ये जानते हैं, तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, वो भी इसको वोट नहीं देंगे और वोट देना भी नहीं चाहिए। इसको वोट देने का मतलब है कि आप अवाम के मुजरिम को वोट देंगे, तो वो भी उसकी जमात में हर सूबे से आप देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में रिवोल्ट आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके जो अरकान हैं उसको उनको वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त अवाम की सफ में खड़ा होना चाहिए। एक तो बरेलवी साहब आपको ये रिवोल्ट जो वो दावा कर रही हैं कि सेनेट इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि रिवोल्ट आ रहा है, ये अभी तक कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर उनको ये लगा कि आ रहा है? और दूसरा, अगर मैं आपसे सिंध का सवाल करूं तो कि सिंध में आपको लगता है कि पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो अपने फैसल वाडा को या बड़ू साहब से उसको नाराज होकर उनकी बजाय और एमक्यूएम की बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे, ऐसा इम्कान लग रहा है आपको? पहले तो औरिया साहब और यहाँ इरशाद आरिफ साहब बैठे हैं, गालिबन मरियम बीबी से सवाल ये हुआ कि ये सेनेट में सब अनअपोज कैसे हो गए और कुर्बानी भी दी गई, उस पुअर परवेज रशीद के लिए कोई आवाज ही नहीं उठाई गई। यानी वो जो बेचारे लिए शायद 5,000 रुपए जमा नहीं कर सके थे, अगर वो टेक्निकली बात थी, जैसे फरतुल्लाह बाबर के को जमानत के फीस के नहीं थे, परवेज रशीद के लिए इस तरह पार्टी क़यादत ने, पीडीएम ने नहीं बोला कि उनका ना उस तरह उनका केस लड़ा। और अब तो कहानी खुलेगी क्योंकि उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि पंजाब में कैसे ये तय हो गया कि सब लोग अनअपोज सेनेटर आ जाएं। इस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी को तो बाहर कर दिया। 5 सेनेटर्स जो हैं वो नून लीग के बहुत ही आसानी से आ गए, जिनकी मिलने की तवक्को उनको शायद नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने खुद उन पर एतमाद नहीं था। अगर इलेक्शन होता तो शायद ये नतीजा नहीं आता। तो जहां इन्हें सूट करता है, क्या हमें संजरानी का इलेक्शन याद नहीं? राना मकबूल साहब चेयरमैन कमेटी बने थे सेनेटर, और ताहिर बदंजो ने कहते हैं हमने 15 लोगों की लिस्ट दी, और खुद परवेज रशीद ने और द फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि हमारे 15 सेनेटर भाग गए। और
क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, यानी इन्होंने क्या करा, आपको उस पुअर हासिम बेदंजो को आपने हरा दिया, वही सलूक इन्होंने परवेज रशीद के साथ किया। और इन्होंने आपने क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी की भाई, क्यों नहीं निकाला उन लोगों को? वो तो ताहिर बेदंजो ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैंने 15 नाम दिए हैं इनकी क़यादत को जिन लोगों ने छोड़ के भागा है। तो जहां इन्हें सूट करता है, जैसे पंजाब में आज इलेक्शन, तो इन्होंने अनअपोज कर लिया। और कहा कि मैं इस पर बात ना करूं तो बेहतर है, वो सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल। और यह साहब, हाँ, वजीराबाद में आप इलेक्शन जीत जाएं तो गैर जानिबदार, नौशेरा में हार जाएं तो गैर जानिबदार, और अगर आप जहां डस्का में वो जाए तो इलेक्शन और इस्टेब्लिशमेंट। जी, यहाँ हारते हैं वहाँ इस्टेब्लिशमेंट। हाँ जी जोरे साहब। जी, मुझे लगता यह है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद ना ये जो अदारों की इंटरफेरेंस वाली स्लेट जो है साफ होने वाली है, क्योंकि एक तो यह है कि डस्का के इलेक्शंस के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का जो रिएक्शन आया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, और दूसरा सेनेट के इलेक्शंस के अंदर ये कह रहे हैं कि लगता यह है कि वो उन्होंने इमरान खान का या हुकूमत का साथ छोड़ दिया है, और उसके बाद अगर रिजल्ट जो है वो पीटीआई के हक में आ गया तो फिर तो सारे का सारा बयानिया बदल जाएगा ना। ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। और ये जो इस वक्त फिजा बनी हुई 3 तारीख की दोपहर तक है, 3 तारीख की दोपहर तक हर बंदा जो है एक दूसरे को जैसे कहते हैं को डरा रहा है, बना रहा है, एक शुरली छोड़ी जा रही है। उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि जितना फ़र्क है और जितने इस तरह की जिससे कहें वाटर टाइट कंपार्टमेंट हो चुकी हुई हैं, इसके अंदर से 1 सीट निकालना, 2 सीट निकालना, यूसुफ रज़ा गिलानी का कोई इम्कान नजर आता है आपको? बिल्कुल नजर नहीं आता। देखिए, सबसे आसान तरीन इलेक्शन जीतना होता है बलूचिस्तान के अंदर। एक तो लोग बड़े कम होते हैं, और दूसरी बात यह होता है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि वहाँ पर जाके अपना पैसा वैसा खर्च करके वहाँ हैं कुछ लोग ऐसे या जो कि पैसा खर्च कर लेते हैं, थोड़े लोग हैं, आपको पता होता है। तीसरी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ लूज किस्म का पार्टी स्ट्रक्चर सही है, बहुत लूज। और कोई एक पार्टी आज तक गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से सिंगल मेजॉरिटी पार्टी तो आती रही है, लेकिन कभी भी हाउस का जो है वो लेके नहीं है। कोलिजन गवर्नमेंट रही, जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो 11-12 सीटें लेगी। वहां पर आसान होता है, बहुत आसान है। वहां पर भी इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इस वक्त वहां पर भी कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आ रही जी। तो चीज है कि तो फिर ये इसका मतलब है 3 तारीख को इरशाद आरिफ साहब, 3 तारीख के बाद फिर वो दोबारा शोर मचेगा कि अब हम लॉन्ग मार्च ही करेंगे जी। वो तो मैं तो शिकायत ही लानी है। यही मैं कह रहा हूँ कि 3 तारीख के बाद जब रिज़ल्ट बिल्कुल वही आएंगे जो आने चाहिए, तो उसके बाद ये अपोजिशन क्या कहेगी, किस मुंह से कहेगी? ढिठाई की बात और है, वो तो हो सकता है, लेकिन कुछ जो कोई अखलाकियात है उसके तहत आपने 2 चीज़ें थीं जो लेके, एक मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, एक बात, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट को गैर जानबदार होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए जी। अब आप कह रहे हैं कि वो मिल चुके, हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, और इनके MNA जो हैं वो कर चुके हैं, फ्लोर क्रॉसिंग कर चुके हैं, वो हमें वोट देंगे। अब 3 तारीख को रिज़ल्ट बिल्कुल उसके बरक्स आता है। देखें ना, जब संजानी साहब के साथ के ख़िलाफ़ इन्होंने अदम एतमाद पेश किया था तो उस वक्त भी यही दावे थे कि हमारे पास 66 हैं। आखिर में आके पीपल्स पार्टी ने तो अदम एतमाद की तहरीक ही वापस ले ली और अपना डिप्टी चेयरमैन को बचाने के लिए लग गई। तो 3 तारीख को ये क्या करेंगे? लगता यूँ है कि अगर अपोजिशन जो है खुशफहमी का शिकार नहीं है, अगर अपोजिशन गलत बयानी नहीं कर रही, तो फिर ये बहुत बड़ा ट्रैप हो गई है, बड़े ट्रैप का शिकार है। और 3 और 4 तारीख को फिर इनको बहुत अफसोसनाक सूरत हाल का सामना होगा, और फिर ना मीडिया ये शोर मचाएंगे, ना मीडिया इनकी बात सुनेगा, आवाम तो पहले ही खैर नहीं सुन रहे, तो बड़ी शर्मिंदगी का शायद सामना न करना जी। बिल्कुल सही है, लगारी साहब पैदा कर दी गई है जी। क्या देखते हैं सेनेट इलेक्शन में? जी, मैं इसमें मैं बस नॉलेज की बात करूंगा, जो चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं। मुझे ये बात इल्म में आई है कि कुछ 13-14 अरकान हैं PTI के जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये ज़मानत मांगी है कि अगर आप हमें आने वाले इलेक्शन में हमें आप टिकट देंगे तो फिर हम ये पीपल्स पार्टी से ज़मानत मांगी है कि नून लीग का टिकट अगर आप हमें लेकर देंगे तो हम आपको करेंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने नहीं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने नहीं कहा है, जो हुक्मरान जमात के लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि कहा है? अगर हमें मुस्लिम लीग नून
मुस्लिम जाहिर है मुस्लिम लीग नून से कहा होगा, पीपल्स पार्टी तो नहीं टिकट बांटती है ना मुस्लिम लेकिन लीग खबरें नून ये के। चली हैं कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से कहा है कि अगर आप हमें इंश्योर करते हैं कि हमें नून लीग का टिकट लेकर देंगे नहीं। तो हम वोट देंगे। नहीं, वो पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड जो है वो पीपल्स पार्टी का तो नहीं होगा ना जो टिकट देगा, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड होगा, वो फैसला प्लेटफॉर्म भी तो करेगा है ना सर। फैसला तो उसने करना। हाँ। नहीं वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिसका पार्लिमानी बोर्ड होगा उसी का फैसला करेगा, वो टिकटों के लिए बात करेगा, वो टिकटों के लिए कह रहे हैं कि जनाब हमारी टिकट गारंटी करें। दूसरी तरफ ये भी है कि अब जो आज इनकी रिहाई हुई है इसको भी एक तरफ का पता समझा जाए। हो सकता है कि जो इरशाद आरिफ साहब और सही है कह रहे हैं राइट। थैंक यू वेरी मच नज़ीर लगाई साहब। बाकी में तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।